आज मैं आपको लेटेंट डिप्रेशन के बारे में बताना चाहता हूं। यह एक कठिन विषय है, एक जटिल विषय, क्योंकि देखिए, लेटेंट डिप्रेशन मानसिक पीड़ा के उन रूपों में से एक है जिन्हें पहचानना और निदान करना विशेष रूप से मुश्किल है। इसलिए आज भी अगर हम DSM-V में देखें, जो कि मनोवैज्ञानिक विकारों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख निदान मैनुअल है, तो पाएंगे कि लेटेंट डिप्रेशन अब नहीं दर्शाया गया है। पिछले संस्करणों में यह मौजूद था, लेकिन अब यह शब्दावली वहां नहीं है। हालांकि और भी हैं, लेकिन लेटेंट डिप्रेशन का विचार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह मानसिक पीड़ा का एक रूप है जिस पर सवाल उठाना उचित है। तो आज इस योगदान में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में लेटेंट डिप्रेशन क्या है, हम इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं, और मैं आपको 3 महत्वपूर्ण संकेत देना चाहता हूं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं, ताकि यह समझ सकें कि क्या यह मानसिक पीड़ा का रूप किसी तरह से आपके या आपके प्रिय व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। फिर इस भावना में यहां कुछ योगदान हैं जिन्हें मैं नियमित रूप से करना पसंद करता हूं। मैं तुम्हें 4 संकेत देना चाहता हूं, या अगर तुम चाहो तो उन्हें रणनीतियां या उपकरण कह सकते हो, जो सामान्यतः तुम इस इतने नाजुक और महत्वपूर्ण पहलू पर काम करने के लिए उपयोग कर सकते हो। यह स्पष्ट है कि मैं ऑनलाइन जो योगदान करता हूं वह किसी भी तरह से पेशेवर और रोगी के बीच की प्रत्यक्ष मनोचिकित्सीय संबंध का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि स्पष्ट रूप से हर कहानी व्यक्तिगत कल्याण के क्षेत्र में अलग होती है। हम में से प्रत्येक अलग है, हम में से प्रत्येक अद्वितीय है। इसलिए जैसे कि कहें, ये निदान श्रेणियां जो उदाहरण के लिए बीमा कंपनियों द्वारा बहुत पसंद की जाती हैं, वास्तव में इन बड़े मैनुअलों जैसे कि DSM के निर्माण का प्रारंभिक कारण है, लेकिन ये फिर भी क्लिनिकल संबंध में बहुत अधिक स्थान नहीं पाती, क्योंकि हर व्यक्ति बस अलग होता है। इसलिए जो बारीकियां हम में से प्रत्येक में प्रकट हो सकती हैं, वे इतनी अद्वितीय और दुर्लभ होती हैं कि एक समान निदान श्रेणियों का उपयोग करना बहुत मददगार नहीं होता। बस तुम्हारे लिए एक जानकारी की नोट, यहां निदान श्रेणियां DSM मूल रूप से वास्तव में अमेरिका में कई घटनाओं का परिणाम है। विशेष रूप से वियतनाम युद्ध के बाद सैनिक जो घर लौटे थे, उन्हें बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन शारीरिक नहीं, क्योंकि शायद उनके अंगों का एम्पुटेशन नहीं हुआ था, लेकिन वे वास्तव में अद्भुत पुनः अनुकूलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। लेकिन तब एक नैदानिक शब्दावली नहीं थी जो वर्गीकृत करने में मदद कर सके, इसलिए श्रेणियों की भी कमी थी। जो आज हम जानते हैं कि यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, यानी एक संरचित, जटिल और विस्तृत विकार जो स्पष्ट रूप से कई बहुत ही अपंग करने वाले नुकसान लाता है। इनमें कुछ मामलों में यह विशिष्ट शारीरिक नुकसान से कहीं अधिक अपंगकारी होता है। इसलिए तब से इस वर्गीकरण के आंदोलन के कारण इन मनोवैज्ञानिक बीमारियों का निदान करना संभव हो गया है, और इसलिए इस प्रकार के लोगों के लिए सहायता या रिफंड प्राप्त करना भी संभव हो गया है, जो इस मामले में अमेरिकी सैनिकों द्वारा प्रभावित होते हैं। देखिए, तब से विभिन्न वर्गीकरण विकसित हुए हैं, बहुत परिष्कृत, कुछ को पेश किया गया, कुछ को फिर हटा दिया गया, क्योंकि कुछ मामलों में, जैसे कि लेटेंट डिप्रेशन का मामला, इस मानसिक पीड़ा के इस रूप की सटीक विशेषताओं की पहचान करना अत्यंत जटिल और कठिन हो जाता है। लेकिन मूल रूप से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लेटेंट डिप्रेशन, हम एक मानसिक पीड़ा के रूप के बारे में बात कर रहे हैं जो थोड़ी सी सीमा के नीचे है, जिसे अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है। इसकी एक विशेषता, जिसे हम बाद में बेहतर तरीके से समझेंगे, यह है कि जिस व्यक्ति को यह पीड़ा होती है वह इसे स्पष्ट रूप से पहचानने में असमर्थ होता है, क्योंकि यह लेटेंट रहती है, यह छिपी रहती है। यह एक श्रृंखला के लक्षण प्रस्तुत करता है जिन्हें हम अब बेहतर तरीके से देखेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह एक स्पष्ट अवसाद नहीं है, जैसे कि यह एक प्रमुख अवसाद हो सकता है। नींद के विकार, मूड विकार, इसलिए स्पष्ट रूप से प्रेरणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन, भूख में महत्वपूर्ण परिवर्तन,
वास्तव में एक अवसादित मूड जो लगातार अधिक तीव्रता से और बहुत लंबे समय तक प्रकट होता है। फिर इस प्रकार के आंतरिक अवस्थाओं का लेटेंट डिप्रेशन एक थोड़ा अधिक सूक्ष्म रूप है। आमतौर पर जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वे लोग होते हैं जो अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरी तरह से आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं, जो आराम से काम पर जा सकते हैं, सामाजिकता कर सकते हैं और विभिन्न पारिवारिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये लोग बल्कि बहुत बार अपनी गतिविधियों में बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कई विशिष्ट लक्षण होते हैं और फिर भी वे एक गहरी पीड़ा का अनुभव करते हैं। भले ही इसे नाम नहीं दिया जा सके, इसे श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सके, जो किसी न किसी तरह से इस निरंतर ब्रेक की भावना को उत्पन्न करता है, इस भावना को कि वे वास्तव में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने में असमर्थ हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेटेंट डिप्रेशन के बारे में बात करते समय आप कौन से तीन संकेत या कम से कम तीन विशेषताएं, जिन्हें हम बेहतर तरीके से विशेषताएं कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला वास्तव में जागरूकता से संबंधित है। आमतौर पर जो लोग लेटेंट डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जागरूकता कम होती है, लेकिन विशेष रूप से यह जागरूकता अपने भावनाओं, अपने आंतरिक अवस्थाओं के प्रति होती है और यह समझने के प्रति कि उनके अंदर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। ये ऐसे लोग हैं जो यह कहने में कठिनाई महसूस करते हैं कि वे ठीक हैं या ठीक नहीं हैं, सिवाय कुछ विशेष मामलों या विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली स्थितियों के, क्योंकि उन्होंने भावनात्मक आत्मनिरीक्षण में कमी विकसित की है या जैसा कि हम थोड़ी बेहतर समझेंगे, इसे किसी न किसी तरह से किनारे कर दिया है और अब वे इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये लोग अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। शायद उन्हें कुछ गलत होने का आभास होता है, लेकिन वे इसे नाम देने में असमर्थ होते हैं, इसे एक स्पष्ट अर्थ के भीतर सीमित करने में भी। इस प्रकार के लोगों की दूसरी विशेषता यह है कि शोध से यह पता चला है कि ये पुरुषों में अधिक प्रचलित हैं और यह सामाजिक भूमिका के लिए सामाजिककरण के एक कारक के कारण है। आज पुरुषों में यह बहुत कम है, लेकिन पहले निश्चित रूप से अधिक था और उन्हें सामाजिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त न करने के लिए ही प्रशिक्षित किया जाता था। इसलिए वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे। पुरुष नहीं रोते, जिसके कारण अपनी भावनाओं को पहचानना स्पष्ट रूप से कठिन हो जाता था। कई पुरुषों के लिए यह करना विशेष रूप से कठिन है, अपनी भावनात्मक साक्षरता प्राप्त करना। आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, आज यह उदासी की एक परत है और फिर इसे नाम देना, इसे श्रेणीबद्ध करना और शायद इसे अन्य घटनाओं से जोड़ना। यह एक भावनात्मक कौशल है जो सामान्य रूप से एक प्रकार की भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित है, जो कई लोगों में नहीं होती या बहुत कम मात्रा में होती है। इससे जुड़ा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण जिसे देखना है वह है सोमाटिजेशन। जो लोग लेटेंट डिप्रेशन या लेटेंट डिप्रेशन के किसी रूप से पीड़ित होते हैं वे आमतौर पर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अधिक शारीरिक लक्षण व्यक्त कर सकते हैं। सामान्यतः सोमाटाइजेशन एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर वह कहता है जो मन स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। मन स्पष्ट श्रेणी में इसे पेश नहीं कर पाता और इसीलिए शरीर उस दर्द और पीड़ा को प्रदर्शित करता है। यह लेटेंट डिप्रेशन का मामला है जिसके लिए हम शारीरिक स्तर पर सोमाटाइजेशन देख सकते हैं, जैसे लगातार सिर दर्द, पीठ में दर्द, छाती में दबाव का अनुभव और जठरांत्र संबंधी समस्याएं। ये सभी लक्षण सामान्यतः दैनिक जीवन में इतना प्रभावशाली नहीं होते, लेकिन फिर भी मौजूद होते हैं और जीवन में बार बार होते हैं। व्यक्ति इन लक्षणों पर अपनी दैनिक ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए खुद से संपर्क करने और यह समझने के बजाय कि वास्तव में क्या हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे मन इस असुविधा को शरीर पर स्थानांतरित कर देता है इन सोमाटाइजेशनों के साथ, जो फिर मानसिक स्तर पर स्पष्ट रूप से प्रकट हो सकते हैं, जैसे अधिक चिंता, अधिक तनाव, निरंतर चिंता, निराशा
एक प्रकार की, हम इसे कह सकते हैं, निम्न आत्मसम्मान का एक रूप, इसीलिए निरंतर विचारों में उलझना, मृत्यु के बारे में लगभग हमेशा थोड़ा सा विचार करना, ये सभी रूप हैं जो सामान्यतः व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव नहीं डालते, सिवाय कुछ अधिक चरम मामलों के, लेकिन जो हमेशा थोड़े उपस्थित रहते हैं, हमेशा थोड़ा सा पृष्ठभूमि में होते हैं। विचार या फिर शारीरिक लक्षण या संवेदनाएं जो थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाती हैं, ये थोड़ी सी दैनिकता बन जाती है, ये लोगों के जीवन में एक निरंतर पृष्ठभूमि की आवाज बन जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण संकेत जिसे विचार करना चाहिए, जो इन अन्य दो के साथ मिलकर अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा सोचने पर मजबूर कर सकता है, वह है भावनात्मक संबंधों का समतलन। और वास्तव में ये इस तरह है कि आप कैसे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति कठिन घटनाओं का सामना कर चुका है, शायद अपने जीवन में किसी निश्चित चरण में, फिर वह शायद बस ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह नहीं जानता कि इसे कैसे करना है, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का समय नहीं है, उसके पास ऐसा करने की संभावना नहीं है, वह इसे वर्गीकृत नहीं कर पाता। जो उसके साथ हुआ उसे फिर से समझने के लिए, उसे एक नाम देने के लिए, उसे एक सीमा देने के लिए, वास्तव में उससे जुड़ी भावनाओं की पहचान करने के लिए, तब वह अनुभव, वह पीड़ा जो किसी न किसी तरह से अनुभव की गई, वहीं रह जाती है। और देखो, हमारी समाज, हमारी संस्कृति भी, जैसा कि मैंने पुरुषों के लिए कहा, लेकिन सामान्य रूप से यह एक ऐसी संस्कृति है जो वास्तव में चीजों को देखना नहीं चाहती, उन्हें वास्तव में गहराई से समझना नहीं चाहती। चिकित्सा भी एक अद्भुत उपकरण है जो हमारे पास है, लेकिन विशेष रूप से एक एलोपैथिक दृष्टिकोण में यह आमतौर पर उन लक्षणों को दबाने की प्रवृत्ति रखती है जो हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि मुझे सिर दर्द है, मुझे पीठ में दर्द है, मुझे ये लगातार जोड़ों के दर्द हैं, मैं बस इन सभी दवाओं पर निर्भर हो जाता हूँ ताकि इसे सीमित कर सकूँ, या फिर मुझे ये चिंतन है, और फिर भी दवाएं। यह विशेष रूप से अधिक तीव्र स्थितियों में उपयोगी हो सकता है, बल्कि इनमें से कुछ में यह विशेष रूप से उपयोगी है। लेकिन स्पष्ट रूप से यदि व्यक्ति के भीतर एक कथा कौशल के विकास के साथ नहीं किया गया ताकि वह जीवन के विशेष घटनाओं और उनसे जुड़े भावनात्मक अवस्थाओं की पहचान कर सके, तो व्यक्ति के लिए यह कठिन और जटिल हो जाता है। तो यहाँ वह है जो प्रकट हो सकता है, यह एक प्रकार का भावनात्मक समतलन है को, जैसे कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद, शायद कभी कभी तो बहुत छोटी उम्र में भी। एक बार मेरे पास एक मरीज आया, उदाहरण के लिए, जो एक सफल व्यक्ति था, कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने क्षेत्र में अच्छी चीजें करने में सफलता पाई, उत्कृष्टता हासिल की। इसलिए वह एक बहुत मेहनती व्यक्ति था जिसे वास्तव में बहुत मांग थी, लेकिन वह मूल रूप से एक असंतुष्ट व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विशिष्ट शारीरिक लक्षणों की एक श्रृंखला थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी वास्तव में अपने इतिहास को फिर से बनाने का समय नहीं निकाला, बिंदुओं को जोड़ने का, उन सभी टुकड़ों को एक साथ लाने का जो केवल एक समग्र दृष्टिकोण में देखे जाने पर किसी न किसी तरह उन शारीरिक लक्षणों, उन संवेदनाओं और उस गहरे दर्द के अनुभव को अर्थ और महत्व दे सकते हैं। तो यह व्यक्ति एक अधिक संरचित चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से उन रास्तों, उन कहानियों की पहचान करने में सक्षम हो गया, उन प्राथमिक कारणों की पहचान करने में जो उसे इस इनकैपेसिटी को विकसित करने के लिए ले गई, अपने आंतरिक राज्यों को पहचानने में असमर्थता, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उन ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पहचानने में भी जिन्हें उसने पूरी जिंदगी पूरी तरह से किनारे कर दिया था, कुछ पूर्व निर्धारित सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त रास्तों का पालन करते हुए, जो कि उस गहरे और अधिक कुछ की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे थे। तो इस मामले में वह लेटेंट डिप्रेशन का रूप शायद एक प्राचीन समय में उत्पन्न हुआ था, लेकिन इसे कभी सच में ध्यान में नहीं लिया गया, इसे कभी सामना नहीं किया गया। आम तौर पर जो होता है वह संक्रमण के चरणों में होता है, इसलिए इस मामले में यह एक ऐसी स्थिति थी जहां लोग रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे थे और किसी न किसी तरह से वे काम के बाद के बारे में सोचने लगे थे, है ना।
तो फिर उन संक्रमण के चरणों में जीवन हमसे कुछ हद तक हिसाब मांगता है और वे अनुभव, वे गलत मुद्राएं जो अब किसी न किसी तरह हमारे भीतर स्थापित हो चुकी हैं, इसलिए अब और नहीं देखी जाती, फिर से महसूस होने लगती हैं, वे पीड़ा का कारण बनने लगती हैं। और इस मामले में जैसा कि मैंने कहा, यह उपभोगीकरण था। तो यह है कि वह भावनात्मक समतलता जिसे मैंने जीवन के दौरान विभिन्न घटनाओं के कारण मजबूत किया हो सकता है, यह एक उदाहरण है, लेकिन वास्तव में कई स्थितियां हो सकती हैं क्योंकि लोग बहुत अलग हैं। हालांकि वह समतलता एक और महत्वपूर्ण संकेत है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, साथ ही इस कम आत्मनिरीक्षण और इस प्रकार की सोमाटाइजेशन के साथ। यहाँ ये संकेत बिल्कुल भी संपूर्ण नहीं हैं और भी हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एक निदान के लिए स्पष्ट रूप से एक प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक है, एक प्रक्रिया अपने साथ चिकित्सा और आत्म कार्य की, मनोचिकित्सा के संदर्भ में निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ इन योगदानों के कुछ आत्मा में जो मुझे ऑनलाइन करना पसंद है, मैं आपको 4 रणनीतियां देना चाहूंगा, जैसा कि वादा किया गया था, जो किसी न किसी तरह से आपकी मदद कर सकती है ताकि आप इन पहलुओं पर काम कर सकें। हर किसी के लिए यह निश्चित रूप से अलग है, लेकिन हमारे जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हम अपने आंतरिक संसार में थोड़ा बदलाव ला सकें। क्यों नहीं इसे अपने ऊपर लेने के लिए और फिर उन परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए जो लंबे समय में वास्तव में हमारी जिंदगी को गहराई से बदल सकती है। तो अगर तुम्हें संदेह है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर यह थोड़ी अधिक लेटेंट अवसादित स्थिति हो सकती है, तो मैं तुम्हें 4 सरल गतिविधियां सुझाता हूं जो मेरी राय में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा यदि तुम वास्तव में इस गहरे असहजता का अनुभव कर रहे हो तो तुम्हें चिकित्सा के रास्ते अपनाने चाहिए। तो पहली गतिविधि जो मैं तुम्हें सुझाता हूं वह प्रसिद्ध डायरी से संबंधित है, लेकिन यह एक भावनात्मक डायरी है। मैं आपको जो सुझाव दूंगा वह यह है कि एक अच्छा डायरी या एक अच्छा नोटबुक लें और हर दिन आप जो महसूस करते हैं उसे लिखें, यानी अपनी जिंदगी की विभिन्न परिस्थितियों में आपने जो अनुभव किया है उसे शब्दों में वर्णित करें। आज मुझे उस विशेष गतिविधि में सफलता मिली, मैं ऐसा 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 महसूस कर रहा था। आज मैं उस विशेष गतिविधि में असफल हो गया, मुझे ऐसा 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 महसूस हुआ। आज उस व्यक्ति के साथ मेरा संबंध और जो भावना मैंने अनुभव की वह नाम देने की भावना थी, शर्म, आनंद, आकर्षण। और मेरे अंदर क्या हुआ? मैं अपनी भावनाओं की पहचान करना शुरू करता हूं। मैं अपने आंतरिक भावनात्मक अवस्थाओं को नाम देने की क्षमता विकसित करना शुरू करता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है। देखो, कभी कभी जैसे मैंने कहा था मिको, हम अपने अतीत के अनुभवों से उत्पन्न पीड़ा से बचने के लिए बस अपनी भावनाओं को महसूस करने की इस क्षमता को सुस्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे एक प्रकार की भावनात्मक सपाटता विकसित होती है। लेकिन फिर इन पर ध्यान देना हमारे जीवन में फिर से स्थान पाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है, जिससे हम दिन प्रतिदिन जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसे थोड़ा थोड़ा महसूस करना शुरू कर सकें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा सुझाव जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, अगर तुम मुझे थोड़े समय से जानते हो तो तुम जानते हो कि मेरे लिए यह अनिवार्य है, इसलिए तुम पहले से ही यह अनुमान लगा चुके हो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं। अगर तुम मुझे हाल ही में फॉलो कर रहे हो तो सुनो, तुम इसके बारे में लंबे समय तक सुनोगे। वह है ध्यान। ध्यान जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। ध्यान हमारी धारणा को बदलता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को बदलता है, हमारी मानसिकता को बदलता है। मैंने ध्यान के बारे में लंबे समय तक बात की है, इसलिए यहां अब मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरी वेबसाइट ericogamba.org पर आपको बहुत सारा सामग्री मिलेगा और मैं आपको मेलिंग लिस्ट में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करता हूं, ताकि आप जो कुछ भी मैं रोजाना करता हूं और उत्पादन करता हूं उसके सभी विभिन्न अपडेट प्राप्त कर सकें। हालांकि यह मेलिंग लिस्ट केवल साप्ताहिक है। और मैं तुम्हें कह रहा था कि ध्यान यह हर दिन अभ्यास करने से अनिवार्य रूप से मेरी आत्मविश्लेषण की क्षमता बढ़ती है, अपने आंतरिक अवस्थाओं को पहचानने की। मैं तुम्हें बस इतना कहूँगा, ध्यान एक आसान रास्ता नहीं है। यह इसीलिए नहीं है कि इसे सीखना जटिल है, बल्कि इसलिए कि यह वास्तव में हमारी आत्मज्ञान की सच्ची इच्छा
और अपने जीवन को वास्तव में बदलने की इच्छा की आवश्यकता है। यह हमारे प्रति एक बड़ा प्रेम प्रदर्शन के साथ साथ साहस का एक कार्य है। लेकिन एक ऐसे समाज में जो संवेदनाओं को सुन्न करने, आगे बढ़ने, आगे बढ़ने, आगे बढ़ने और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, स्पष्ट रूप से ध्यान लगाना थोड़ा विरोधाभासी है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक पूरी तरह से अलग चिकित्सीय तर्क में प्रवेश करना, जो कि लक्षण को दबाने या उसे न देखने के बजाय वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित करना है, जो है, जो हो रहा है। और जितना अधिक मैं अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके यह कर पाता हूं, विशेष रूप से ध्यान में जहां हम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि यह एक मूल तकनीक है, उतना ही अधिक वे संवेदनाएं, वे अनुभव, वे भावनाएं उभर सकती हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में। ध्यान का अभ्यास हमें उस रूप से संपर्क में ला सकता है जो शायद कभी कभी अवसादात्मक, लेटेंट हमारे भीतर मौजूद है। हालांकि इसे नियमित रूप से करना और फिर वर्षों तक जारी रखना एक महान अभ्यास है जो वास्तव में हमारी जिंदगी बदल सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज माइंडफुलनेस विशेष रूप से अवसाद और चिंता के मामलों में एक प्रमुख उपचार के रूप में मानी जाती है। इसलिए यह मूड विकारों के अंतर्गत आती है। ध्यान वास्तव में इस मामले में बहुत मदद करता है। और तीसरा सुझाव जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, वह थोड़ा पहले जो मैंने कहा उससे संबंधित है। मेरी राय में हमें अपनी जिंदगी में एक प्रथा को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी कहानी के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ये एक चर्चित विषय है, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है, शायद कभी पर्याप्त नहीं तो हमें कितना याद रखना चाहिए। कुछ दृष्टिकोण कहते हैं अतीत को छोड़ दो, केवल वर्तमान में जियो और ऐसे ही आगे बढ़ो। माइंडफुलनेस एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इस पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन देखो, अतीत को पुनर्निर्माण करना, इतिहास को पुनर्निर्माण करना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसे समझना आवश्यक है। यह इस पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी यह बताते हुए बिताना कि क्या कमी रही, क्या नहीं हुआ, बल्कि यह उन घटनाओं की पहचान से संबंधित है जो मेरी जिंदगी में हुई, उन रास्तों की पहचान जो मैंने इसके भीतर विकसित किए, जिन्होंने किसी न किसी तरह मुझ में विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण किया, जिन्हें मुझे देखना सीखना है। क्योंकि देखो, अगर मैं उन्हें नहीं देखता तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाता और इसीलिए मैं उन्हें अपनी आंतरिक जिंदगी में वर्गीकृत भी नहीं कर पाता। लेकिन वे संरचनाएं फिर भी मौजूद हैं, फिर भी कार्य कर रही हैं। वे वास्तव में मानसिक या भावनात्मक स्थितियों की तरह हैं जो किसी न किसी तरह मेरी जिंदगी में बनी रहती हैं। भावनात्मक समतलता, उदाहरण के लिए मैं अब कोई भावनाएं महसूस नहीं करता, लेकिन अगर मैं यह नहीं सोचता कि मुझे उस प्रकार की भावनात्मक समतलता विकसित करने के लिए कौन से चरणों से गुजरना पड़ा, तो शायद मैं बस इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं कि मैं एक अम्फेटिव हूं, जो कि कई पुरुष उदाहरण के लिए करते हैं। और इसलिए लेकिन मुझे ये पूछना होगा कि क्या हुआ, मेरी कहानी क्या थी। शायद वही मरीज सामने आता है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, उदाहरण के लिए कि ये माँ वो बहुत डिप्रेस्ड है, वाह बहुत डिप्रेस्ड। तो देखो, सवाल वास्तव में यह है कि कहानी को फिर से बनाना है। यही सामान्यतः एक अच्छे मनोचिकित्सा के पाठ्यक्रम में किया जाता है। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो हम में से प्रत्येक कर सकता है, कुछ ऐसा जिसके लिए हम में से प्रत्येक को इसे करने के लिए उपकरण भी होने चाहिए। तो बस मुझे बताना शुरू करो कि क्या हुआ, समझने की कोशिश करो। लेकिन पहले मैं ज़्यादा खुश था। हाँ, क्या बदल गया, क्या हुआ, मेरी दैनिक जिंदगी में क्या हुआ, लेकिन शायद कौन से घटनाएं भी हुईं। कभी कभी उन्हें पहचानना आसान होता है क्योंकि शायद हमने एक ट्रॉमेटिक घटना का सामना किया है जो विशेष रूप से हमें स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। और फिर मैं किसी न किसी तरह से उन सभी संवेदनाओं को स्पष्ट अर्थ देने की कोशिश करता हूं जो मैंने बाद में अनुभव की है, शारीरिक लक्षणों, पीड़ा और उस नकारात्मक भावना, उस उदासी के संदर्भ में। हालांकि कभी कभी यह अधिक जटिल होता है क्योंकि शायद हमारे पास कोई विशेष मजबूत लक्षित आघात नहीं होता है जिसे आसानी से पहचाना जा सके, बल्कि हमारी जो संरचना बनी है वह हमारे जीवन के एक ही विशेष अवधि में जुड़े हुए कई सूक्ष्म घटनाओं का विकास है जिसने हम में एक निश्चित संरचना का निर्माण किया है। शायद मैंने एक शोक का अनुभव किया हो, साथ ही मुझे काम में एक समस्या भी हो सकती है। फिर थोड़े समय बाद मुझे एक शारीरिक समस्या हो सकती है जिसने कई समस्याओं को जन्म दिया जो बाद में अन्य मुद्दों में विकसित हो गईं।
तो अगर मैं अपने साथ हुई घटना को फिर से समझने, उसे एक सीमा या आकार देने में असमर्थ हूं ताकि मैं उसे पार कर सकूं, न कि उसमें ही रहूं, तो मैं वास्तव में अतीत से बंधा रह जाता हूं। इसलिए अतीत को फिर से समझना ताकि मैं उसे छोड़ सकूं, यह कुछ अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है। अंत में चौथी गतिविधि जिसे मैं सुझाव देना चाहूँगा, यदि आपके मन में इस थोड़ी लेटेंट डिप्रेशन के बारे में कोई संदेह है या यदि आपके प्रियजनों को यह हो सकता है, तो मैं आपको यह योगदान साझा करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ जो उनके लिए उपयोगी हो सकता है। वह है ऐसी गतिविधियों की खोज करना जो ज़्यादा संलग्न न करे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोग लेटेंट डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं वे इसे भरने के लिए बहुत सारी गतिविधियां खोजने में माहिर होते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे खेल करता हूं, मैं बहुत सारा काम करता हूं। क्यों? क्योंकि इस तरह से मैं उस चीज़ को नहीं महसूस करता जो नीचे है ना, बल्कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो वास्तव में गहराई से संतोषजनक हो। और यह एक ऐसा मानदंड है जिसे पहचानना निश्चित रूप से मुश्किल है, क्योंकि हम इसे तर्क संगत बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए हर मामला अद्वितीय होता है। लेकिन अगर मुझे आपको एक संकेत देना हो तो वह यह है कि आप एक ऐसी गतिविधि खोजें जो वास्तव में आपको किसी न किसी तरह खुश करे, जो किसी न किसी तरह से उस आंतरिक आवश्यकता को पूरा करे जो अर्थ, महत्व और आंतरिक संतोष की है, जिसे हम सभी किसी न किसी तरह से खोजते हैं। एक अवसादात्मक रूप, भले ही यह छिपा हुआ हो लेकिन फिर भी अवसादात्मक है। एक ऐसा रूप जहां मेरा पूरा डोपामिनर्जिक सिस्टम ठीक से काम करने में कठिनाई महसूस करता है। तो अगर मैं ऐसी गतिविधियां ढूंढ लेता हूं जो मुझे सक्रिय करती हैं, मुझे शामिल करती हैं, लेकिन जो वास्तव में मुझे पसंद है, जो मुझे संतोष देती हैं, जो मेरी जिंदगी को अर्थ और महत्व देती है, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो मैं खुश रहूंगा और मैं इसे करने के लिए खुश हूं। इन गतिविधियों को ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी न किसी तरह गहरे लेटेंट अनुभवों का मुकाबला करने में मदद करती है और समय के साथ इन्हें लगातार अभ्यास के माध्यम से बदल देती है। उदाहरण के लिए मैं कयाकिंग से प्यार कर सकता हूं, क्योंकि कयाकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत खुशी देती है, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ होता हूं जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ एक पूरी व्यवस्था है, मैं प्रकृति के करीब होता हूँ और मुझे यह खेल गतिविधि बहुत पसंद है जो मैं अपने लिए करता हूं। यह निश्चित रूप से मेरे सभी अस्तित्वगत समस्याओं या गहरे मुद्दों को हल नहीं करेगा या उन लेटेंट डिप्रेसिव रूपों को जो शायद मैंने कभी सच में सामना नहीं किया, लेकिन यह एक तरह से एक हुक बन जाता है जो मुझे एक ठोस आनंद और कल्याण के स्थिर बिंदु को बनाए रखने में मदद करता है, जिसके माध्यम से मैं शायद फिर उन कुछ अनसुलझे मुद्दों का सामना करने की ताकत विकसित कर सकूंगा। देखिए, सामान्य रूप से मनोचिकित्सा की शुरुआत में आत्म संवर्धन की एक अच्छी दे मात्रा उपयोगी होती है। यह आवश्यक है, क्योंकि जब मैं थोड़ा मजबूत और थोड़ा स्थिर महसूस करता हूँ, तब मैंने अपने आनंद और कल्याण के कुछ स्रोतों को भी खोज लिया है। तब मैं उन हिस्सों का सामना करने में अधिक शांति से सक्षम होता हूँ जो मैं अन्यथा थोड़ा किनारे कर देता हूँ, जो मुझे थोड़ा डराते भी हैं, जिनसे मैं डरता हूँ। यहाँ स्पष्ट रूप से मेरा नैदानिक सुझाव है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मेरी मानव अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि खुद को न जानना जीवन में सबसे बुरी चीज़ है मेरे अनुसार। हालांकि खुद को जानना मुश्किल और जटिल है, ये बहुत प्रयास, बहुत प्रतिबद्धता और खुद के प्रति बहुत ईमानदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि खुद के प्रति ईमानदार होना कठिन है। मुझे लगता है कि यह जीवन में करने वाली सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो अपने जीवन में करनी चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत सारी जानकारी दी है, तुम्हारे साथ कई चीज़ें साझा की हैं। मुझे आशा है कि यह सब तुम्हारे लिए मददगार होगा। मैं तुम्हें फिर से आमंत्रित करता हूं, जैसा कि मैंने कहा, साझा करने के लिए, क्योंकि यह शायद कई अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। मैं तुम्हें मेरे वेबसाइट ericogama.org पर जाने और संपर्क में रहने के लिए, मेलिंग लिस्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि तुम मेरे पाठ्यक्रमों और गतिविधियों के सभी अपडेट प्राप्त कर सको। और मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं।